नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और निस्संदेह ये आपके लिए अभ्यास हेतु अत्यंत फायदेमंद सिद्ध हो रहे होंगे। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसमें उच्च न्यायालय के क्षेत्र में जो नहीं आता है वो आपको चुनना है। ऑप्शन ए दिया है, यह निचले न्यायालयों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह मौलिक अधिकारों के पुनः स्थापन के लिए रिट जारी कर सकता है। सी है, यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, यह अपने से नीचे स्थित न्यायालयों के अधीक्षण और नियंत्रण करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय नहीं दे सकता है, बल्कि ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल सही है। यह निचले न्यायालयों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है, यह मौलिक अधिकारों के पुनः स्थापन के लिए रिट जारी कर सकता है और यह अपने से नीचे स्थित न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण करता है। इसके अतिरिक्त जो सी ऑप्शन है उसका सही होना चाहिए। नदी जल विवाद के विषय में जो निर्णय देना होता है उसके लिए एक अस्थायी न्यायालय का गठन किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया जाता है और इसे शक्ति होती है दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य में किसी प्रकार का नदी जल विवाद हो रहा है, पानी संबंधित विवाद हो रहा है तो उसका निर्णय देगा। ऐसे इस टॉपिक को यानी नदी जल विवाद से संबंधित इस टॉपिक को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत एक अभिलक्षण अ मिलियन म्यूटिनीज के रूप में वर्णित किया है। आपको ऑप्शंस दे रखा है। ऑप्शंस है ए, वी एस नायपाल, ऑप्शन नंबर बी M राव, ऑप्शन नंबर सी हकीम अजमल खां और ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद करीम छागला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी एस नायपाल। वी एस नायपाल ने 1990 में भारत का अभिलक्षण अ मिलियन म्यूटिनीज के रूप में वर्णित किया है। भारत की पैतृक भूमि में प्रवास के दौरान उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। उसका एक पार्ट था इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, जो 1990 में प्रकाशित हुआ था। उसमें नायपाल ने उस किताब में नायपाल ने भारत का एक अभिलक्षण है मिलियन म्यूटिनीज के रूप में वर्णित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दो किताबें और लिखी थी इसी यात्रा के दौरान, एन एरिया ऑफ डार्कनेस और इंडिया आ वाउंडेड सिविलाइजेशन, ये भी इसमें शामिल है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है। विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए, लॉयड तथा सूजन रुडोल्फ, ऑप्शन बी, गुन्नार मेडल, ऑप्शन सी, रजनी कोठारी तथा ऑप्शन डी है के.सी. वेयर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉयड तथा सूजन रुडोल्फ ने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है। तो लूथर गुलिक के विषय में बातचीत हो रही है। आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए में है कर्मचारियों की भर्ती, बी है अधिनिर्णय, सी है निर्देशन और डी है समन्वयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिनिर्णय। गुलिक ने अधिनिर्णय को मुख्य कार्यपालक के कार्य में शामिल नहीं किया है। गुलिक ने पोस्टकार्ड की अवधारणा दी थी और प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पोस्टकार्ड के तहत 6 प्रकार की चीज़ें उन्होंने बताई थी, नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निदेशन, समन्वयन, प्रतिवेदन और बजट। ये 7 प्रकार की चीज़ें उन्होंने बताई थी और उसके अंतर्गत अधिनिर्णय जो है वो शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, पाल ब्रास, बी, जेम्स मैनर, सी, क्रिस्टोफर जेफर लॉट और डी, अतुल कोहली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स मैनर। जेम्स मैनर ने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता है उसे कहते हैं। तो आपको बताना है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, मुखबिर, बी, पजलर, सी, रेड बस्टर और डी है चिजलर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुखबिर। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने ही साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता है उसे मुखबिर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो कोई भी निर्णय किसका मिश्रण होता है बताना है। ऑप्शन ए में दिया है, एक तथ्य कथन और एक मूल्य कथन,
बी है एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन, ऑप्शन सी है अनेक मूल्य कथन और एक तथ्य कथन, और ऑप्शन नंबर डी है अनेक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिमोन के अनुसार कोई भी निर्णय जो होता है वो एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथनों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में किसका निरूपण मूनी और रीले ने नहीं किया है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए इक्विटी सिद्धांत, ऑप्शन बी सोपान सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रबंधक अनुक्रम सिद्धांत और ऑप्शन डी प्रकारात्मक सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इक्विटी सिद्धांत। संगठन के सिद्धांतों में मूनी एवं रीले ने 4 प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत सोपान का सिद्धांत, प्रबंधक अनुक्रम सिद्धांत और प्रकारात्मक सिद्धांत और साथ ही समन्वयात्मक सिद्धांत आता है, लेकिन इक्विटी सिद्धांत उसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? तो जो नौकरशाही का लक्षण नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए पद का उसके पदधारी से अलगाव, ऑप्शन नंबर बी नियमों का कठोरता से पालन करना, ऑप्शन नंबर सी संरक्षक द्वारा चयन और ऑप्शन नंबर डी अधिकारियों का निश्चित पारिश्रमिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संरक्षक द्वारा चयन। मैक्स वेबर के अनुसार संरक्षक द्वारा चयन नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त उसके अभिलक्षण में आ जाएगा पद का उसके पदाधिकारियों से अलगाव, कर्मचारियों का निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक, नियमों का कठोरता से पालन किया जाना, स्पष्ट श्रम विभाजन, अवैयक्तिक संबंध और पद सोपानिक पद्धति। इसमें संरक्षक द्वारा चयन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? जो निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है बताना है। ऑप्शन ए यह अचेतन कार्रवाई है, बी यह एक ही बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, सी यह परिवेशगत कार्रवाई है, डी इसमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने की जरूरत होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। निर्णय प्रक्रिया का अंग में यह अचेतन कार्रवाई है शामिल नहीं है, इसके अतिरिक्त ये सभी शामिल है। निर्णय प्रक्रिया के अंग में समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का विकास करना और सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करना शामिल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? तो स्टाफ अधिकारी किसे कहा जाता है बताना है। ऑप्शन ए में क्षेत्रकर्मी, ऑप्शन बी सलाहकार स्टाफ, ऑप्शन सी जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके कामों को पूर्ण करने में मदद करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके कामों को पूरा करने में मदद करते हैं वे स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वमान्य नहीं है? तो आपको बताना है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कौन सा तत्व दोनों में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए लेखाकरण, बी भराव, सी प्रबंध की तकनीक और डी है विषय क्षेत्र और जटिलता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषय क्षेत्र और जटिलता। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो सर्वमान्य तत्व है उसमें लेखाकरण, भराव और प्रबंध की तकनीक शामिल होती है। ये विषय क्षेत्र सबका अलग अलग हो सकता है और कार्य की जटिलता भी अलग अलग हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सही अवधारणा संरचना की बजाय कार्रवाई की ओर अभिमुख होती है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रात्मक प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी एक तंत्रीय प्रशासन, सी विकास प्रशासन और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास प्रशासन। तो प्रशासन की जो अवधारणा है जिसे विकास प्रशासन के नाम से जाना जाता है, इसमें संरचना के बजाय कार्रवाई की ओर ये अभिमुख होती है। सामान्य तौर पर लोक प्रशासन खासतौर पर विकास प्रशासन द्वारा राज्य द्वारा जनता की बढ़ती हुई विकासात्मक आवश्यकता एवं मांग को संतुष्ट करने की क्षमता से संबंधित होता है। यह आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष के दौरान आरंभ हुई? आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है 1950 से 51, बी है 1951 से 52, सी है 1952 से 53 और डी है 1953 से 1954। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 1950 से 51। भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ ऑप्शन नंबर ए के तहत 1950 से 51 के दौरान
हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि की अगर बात करें तो यह 1951 से 1956 तक रही थी। इसके अतिरिक्त यह योजना हेराल्ड डमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का फोकस मुख्य तौर पर कृषि पर था और यह एक सफल योजना कहलाती है। अगर पंचवर्षीय योजना वित्तीय योजनाओं के तहत पंचवर्षीय योजना की बात करें तो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो बनी थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा था। मोदी सरकार के आने के बाद में पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन बंद कर दिया गया। इसके बदले में 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट जो कि 2017-18 से प्रारंभ होकर के 2031-32 तक चलेगा, कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसके तहत समस्त वित्तीय कार्रवाई की जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे। बहुध्रुवी व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवी व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वाल्ड के तर्क के आधार किसने ग्रहण किए हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए स्टैनली हाफमैन, ऑप्शन बी चार्ल्स किंडेलबर्गर, ऑप्शन सी जॉन मार्शीमायर और ऑप्शन डी है जॉन गैडिस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शीमायर। जॉन मार्शीमायर ने बहुध्रुवी व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवी व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वाल्ड के तर्क के आधार ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संरचनात्मक यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर बी गणतंत्री यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर सी नव यथार्थवाद और ऑप्शन नंबर डी है संस्थानिक उदारतावाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्थानिक उदारतावाद। उदारतावाद दो मुख्य बातों पर बल देता है। एक तो इसमें निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्य की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा जाता है। दूसरा, इसमें व्यक्तिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की मांग की जाती है, यानी स्वयं की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक विचारधारा से आर्थिक उदारतावाद, ऑप्शन बी है भू राजनीति से भू अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है राष्ट्र राज्य से सामान्यता राज और ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म से बदलाव की भविष्यवाणी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अभिकथन और कारण पर आधारित है। अभिकथन दिया है आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है और कारण दिया है युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया है, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है। आपको कोड के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसे देख लेते हैं। ए कथन में है आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध और युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है। तो बिल्कुल जो नई प्रौद्योगिकी है युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ा रही है, क्योंकि नए नए आधुनिक हथियारों का उद्भव होने लगा है। कारण युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है। यह भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में हो रहे लगातार युद्धों से इस बात को समझा जा सकता है कि अब लगातार जो क्लेश बढ़ रहा है आपसी देशों के बीच में अपने अधिकारों को लेकर, तो इसमें धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक समझ में आती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रम प्रक्रिया है। यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? तो उपागम का नाम आपको बताना है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए आर्थिक उदारतावाद, बी है आर्थिक यथार्थवादी, ऑप्शन सी है वाणिज्यवाद और ऑप्शन डी है नव मार्क्सवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नव मार्क्सवाद। आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है और यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध नव मार्क्सवाद से संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे।
पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान के द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम बताइए। तो कोफी अन्नान जब संयुक्त जो राष्ट्र संघ है उसके महासचिव थे, उस दौरान कोफी अन्नान के द्वारा एक पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट किस नाम से आई थी बताना है। ऑप्शन ए हेमरशोल्ड रिपोर्ट, बी राजेश्वर दयाल रिपोर्ट, सी ब्राहिमी रिपोर्ट और ऑप्शन नंबर डी है कोफी अन्नान रिपोर्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राहिमी रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर पैनल की रिपोर्ट को 2000 में जो आई थी आमतौर पर ब्राहिमी रिपोर्ट कहा जाता है, जिसका नाम इसे तैयार करने वाले आयोग के अध्यक्ष लखदर ब्राहिमी के नाम पर रखा गया था। यह रिपोर्ट 1992 के शांति के एजेंडे और 1995 के शांति के एजेंडे के अनुपूरक के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति सुधार का मुख्य दस्तावेजों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पार्थ चटर्जी, बी है एंथनी डी स्मिथ, सी है विल किमलिका और डी है बेनेडिक्ट एंडरसन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथनी डी स्मिथ। एंथनी डी स्मिथ ने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? तो भारत पाकिस्तान विवाद के अंतर्गत क्या नहीं आता है बताना है। ऑप्शन ए सियाचिन विवाद, बी सरक्रीक विवाद, सी क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और डी दाहग्राम विवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाहग्राम विवाद। सियाचिन विवाद, सरक्रीक विवाद और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का जो विवाद है भारत पाकिस्तान विवाद का मुद्दा है, लेकिन दाहग्राम विवाद जो है वो भारत पाकिस्तान के मध्य नहीं है, यह भारत बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे। 21वीं सदी के आरंभ में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ, विवाद का मुद्दा क्या था? तो आपको बताना है 21वीं सदी के आरंभ में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में तनाव का कारण क्या था? ऑप्शन ए गैर कानूनी प्रव्रजन, ऑप्शन बी प्राच्य विहार या प्री विहार मंदिर, ऑप्शन सी एमराल्ड बुद्ध और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राच्य विहार या प्री विहार मंदिर। ये 21वीं सदी के आरंभ में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव का मुद्दा था। अगला प्रश्न देखेंगे। यह किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सीजेरियन तानाशाही के जनक है और उसने कांट एवं हेगेल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए एच.जे. लास्की, बी ड्यूगिट, सी बर्लिन और डी कार्ल पापर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूगिट। ड्यूगिट ने कहा था कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सीजेरियन तानाशाही के जनक है तथा उसने कांट एवं हेगेल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया? तो आपको विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए है बेंथम, बी मैकियावेली, सी जेम्स मिल और डी जे.एस. मिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया है या माना है। मिल व्यक्तियों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास पर अधिक बल देते थे और उनका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की अधिक संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे। यह किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती? तो किसका दृष्टिकोण बताना है। ऑप्शन ए है एम क्रोजियर, बी है एच.जे. लास्की, सी है एफ.एम. मार्क्स और डी है मैक्स वेबर। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा एम क्रोजियर यानी माइकल क्रोजियर। माइकल क्रोजियर का दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन किसका है? हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। ऑप्शन दिए हैं। ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी दादा भाई नेरोजी और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी का कथन है हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें सीख देती है कि राजा के लिए नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं।
रोजेज इन दिसंबर किसकी जीवनी है? तो आपको बताना है रोजेज इन दिसंबर किसकी जीवनी है। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी है हकीम अजमल खां और ऑप्शन डी है मोहम्मद करीम छागला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद करीम छागला की जीवनी रोजेज इन दिसंबर है। जो लेखक हैं मोहम्मद करीम छागला, ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और मुस्लिम लीग के सदस्य और जिन्ना के अनुयायी रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिन्ना एक अलग देश चाहते हैं तो छागला ने उनसे अलग होने का फैसला लिया और अलग होने के बाद में भारत में रहने का भी निर्णय लिया। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम जारी रखने के लिए बॉम्बे में मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। तो आप याद रखेंगे मोहम्मद करीम छागला की आत्मकथा है रोजेज इन दिसंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय दल की स्थिति 2023 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो 2023 में भारत में राष्ट्रीय दलों की स्थिति के विषय में गलत कथन आपको खोजना है। ऑप्शन ए दिया है 2023 तक भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 56 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियां और 2796 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। ऑप्शन नंबर बी है अप्रैल 2023 को भारत के चुनाव आयोग ने 3 पूर्व राष्ट्रीय दलों जिसमें तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया। ऑप्शन नंबर सी है आम आदमी पार्टी को 2015 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और ऑप्शन नंबर डी है 2015 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2014 लोकसभा चुनाव में खर्च का हिसाब ना दे पाने की वजह से एनपीपी दल की मान्यता निलंबित कर दी थी। इस मामले में निलंबित होने वाली वह पहली पार्टी बनी। तो इसमें गलत कथन आपको खोजना है क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है आम आदमी पार्टी को 2015 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, ये बिल्कुल गलत है। बाकी के सारे कथन इसमें बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो भारत में केवल 6 राष्ट्रीय पार्टी बची हैं, जिसमें बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और 6वें नंबर पे है नेशनल पीपल पार्टी। इसके अतिरिक्त जो अन्य पार्टी थी जैसे टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई, इनकी जो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता थी इसे अब खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के चुनावी खर्च के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो निर्वाचन आयोग चुनाव खर्च के बारे में जानकारी देता है कि कितना खर्च करना चाहिए, तो उसके संदर्भ में गलत कथन खोजना है। ऑप्शन ए है विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख तथा छोटे राज्यों में अधिकतम खर्च सीमा 20 लाख से 28 लाख और लोकसभा क्षेत्र में 70 लाख से 95 लाख रुपए कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी है सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन सी है उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर आरपीए 1951 की धारा 10 के तहत ईसीआई द्वारा उसे राजनीतिक दल से बाहर निकाला जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को ईसीआई के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हम देख लेते हैं इसका करेक्शन क्या होगा। उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर आरपीए 1951 की धारा 10 के तहत ईसीआई द्वारा उसे राजनीतिक दल से नहीं निकाला जाता है। ईसीआई के द्वारा उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और वो 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जो भी कथन इसमें दिए हैं वो सारे सही हैं। यानी 2022 के बाद में जो चुनाव हुए उसमें विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में बड़े राज्यों में 28 लाख से बढ़ाकर खर्चा की सीमा 40 लाख रुपया हो गई, छोटे राज्यों में 20 लाख से 28 लाख रुपए हो गई। अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 70 लाख से बढ़ा करके 95 लाख रुपए कर दी गई। इसके अलावा अगला पॉइंट है चुनाव पूरा होने के 90 दिन के भीतर चुनाव आयोग अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है। किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा करना अनिवार्य होता है। तीसरे नंबर का पॉइंट मैंने बता दिया है। और चौथे नंबर का है चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को ईसीआई के समक्ष अपना व्यय का विवरण प्रस्तुत करना होता है। ये सारे ऑप्शन बाकी के सही है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था।
इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।